नमस्कार, मैं कमलेश सर एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग एक ऐसे महान और विश्व विजेता शासक के बारे में, राजा के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है और ज्ञान के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यह राजा मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही ग्रीस के क्षेत्रों में अपने वीरता का प्रदर्शन करने लगा और ग्रीस के क्षेत्रों को जीतने लगा। और इस राजा के बारे में आप लोग जान ही गए होंगे और आगे चलकर के यह मात्र 20 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने को की प्रबल इच्छा आई, यानी विश्व विजेता बनने को ठान लिया कि अब हमें विश्व को जीतना है। जी हाँ, आप लोग अब इस राजा के बारे में जान ही गए होंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट अथवा सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जिसे सिकंदर महान कहते हैं। और सिकंदर महान का गुरु भी उतना ही महान था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका जो गुरु था वह भी विश्व प्रसिद्ध विद्वान था जिसे अरस्तु के नाम से जाना जाता है। कई विषय के फादर के नाम से भी या रूप में भी वह प्रसिद्ध है। आप लोग अरस्तु के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। सभी विषय में, चाहे वह जूलॉजी हो, बॉटनी हो, पॉलिटी हो और सभी एजुकेशन का सब्जेक्ट हो, शिक्षा शास्त्र हो, सभी विषय में आप अरस्तु, विद्वान अरस्तु का जिक्र अवश्य पाएंगे या विद्वान अरस्तु के जो थॉट है, विचारधाराएं हैं, उसको आप अवश्य पढ़ते होंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान का हालांकि सिलेबस में भारत पर आक्रमण ही है, लेकिन हम लोग इसके जीवन को भी देख लेते हैं। तो सिकंदर महान जो था ईसाई धर्म को मानने वाला था और यह ग्रीस के क्षेत्रों में मकदूनिया नामक स्थान के इसके पिता शासक थे। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, मकदूनिया का शासक था। सिकंदर 10 वर्ष के ही उम्र में, लेकिन 10 वर्ष के उम्र से पहले ही सिकंदर का जब 3 वर्ष का हुआ तो उसका शिक्षक और गुरु जो नियुक्त हुआ या नियुक्त किया गया उसके पिता के द्वारा, वह थे अरस्तु। ओके, तो अरस्तु सिकंदर के गुरु थे और अरस्तु ने सिकंदर को शिक्षा देना तब प्रारंभ किया जब वह सिकंदर के अंदर वह देख लिया कि नहीं, कोई न कोई एनलाइटमेंट है, कोई न कोई ऐसा प्रकाश है ज्ञान का जो इसको बहुत दूर तक पहुंचाएगा और यह आगे चल करके विश्व में अपना नाम करेगा। इसलिए सिकंदर को पढ़ाने के लिए अरस्तु तैयार हुए। ओके, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि अरस्तु शिक्षक भी थे, विद्वान भी थे और कई विद्यालय के प्रमुख भी थे और उनके पास इतना समय नहीं था कि वह सिकंदर को शिक्षा दे सके। लेकिन बड़े अनुरोध के बाद उन्होंने सिकंदर का गुरु बनना स्वीकार किया, यानी सिकंदर को शिक्षा देना प्रारंभ किया। और इतना महान गुरु, आप लोग यह भी जानते होंगे कि इतना महान गुरु से जो शिष्य शिक्षा ग्रहण करेगा उस शिष्य के अंदर किस तरह का ज्ञान का संचार होगा और वह ज्ञान किसी सीमित स्थान पर व्यक्ति को नहीं रहने देगा। तो वही हुआ जो सिकंदर को उसके गुरु ने एक ज्ञान का संचार दिया था या ज्ञान का जो दीप था वह प्रज्वलित किया था। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 3 वर्ष में सिकंदर, 3 वर्ष के पश्चात सिकंदर का गुरु अरस्तु को नियुक्त किया गया और अरस्तु से वह शिक्षा प्राप्त किया। और अरस्तु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सिकंदर का बौद्धिक और सैनिक दोनों शिक्षा उसे मिली और सैनिक के रूप में भी उसकी प्रतिभा अद्वितीय थी और वह मात्र 10 वर्ष के उम्र में ही वह ग्रीस के क्षेत्रों में यानी यूनान के क्षेत्रों में सभी राजाओं को परास्त कर अपने विजय का पताका फहरा दिया।
ओके, इस प्रकार अपने पिता के समय में 10 वर्ष की उम्र में अपने वीरता का परिचय ग्रीस के क्षेत्रों में, यूनान के क्षेत्रों में अपने समकालीन राजाओं को प्रकट कर दिया, दे दिया। ओके, आगे चल करके सिकंदर के पिता की जब मृत्यु हो गई थी, उस समय सिकंदर की उम्र 20 वर्ष थी। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में वह शासक बना, यानी गद्दी पर बैठा। और जब गद्दी पर बैठा तो उसका गुरु जो अरस्तु थे, अरस्तु को अपने साम्राज्य का अमात्य बनाया। अमात्य से तात्पर्य है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद पर अरस्तु को नियुक्त किया। ओके, और अरस्तु ने एक सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र को निर्मित किए। ओके, इसके बाद सिकंदर के अंदर जो विश्व विजेता बनने की इच्छा प्रबल हो रही थी, वह अपने गुरु और अमात्य से आशीर्वाद लेकर के निकल पड़ा और वह पहले एशिया माइनर के क्षेत्रों को, तुर्की इत्यादि के देशों को उसने विजिट किया और यूनान का जो कल्चर था, उस कल्चर का भी, संस्कृत का भी प्रचार प्रसार किया। लेकिन सिकंदर महान ऐसे ही महान नहीं बना। वह जिन क्षेत्रों को विजिट करता था, उस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जो विरासत थी, उसको नष्ट नहीं करता था, अपितु उसका सम्मान करता था, उनके धर्म का भी सम्मान करता था। सिकंदर जनता में बहुत अधिक धन लुटाता था, या युद्ध में जो भी धन उसे प्राप्त होते थे, वहां के जनता को खुश करने के लिए लुटा देता था। इस प्रकार जनता सिकंदर के समर्थक हो जाती थी और सिकंदर के अंदर बौद्धिक ज्ञान यह जो प्राप्त हुआ, एक सैनिक के साथ साथ जो बौद्धिक ज्ञान उसके का संचार उसके अंदर हुआ था, उसमें उसके गुरु अरस्तु की अद्वितीय या अहम भूमिका थी। ओके, तो सिकंदर एशिया माइनर से होते हुए यह आगे बढ़ा, यह भारत के तरफ आक्रमण करने की योजना बना रहा था। और फिर रास्ते में जो एशिया माइनर को क्रॉस करने के बाद इराक और ईरान के क्षेत्रों पर आक्रमण करना चाहा। क्यों? क्योंकि उस समय पर्सिया का सबसे शक्तिशाली राजा डेरियस था, जिसके वीरता की कहानी चारों तरफ फैली हुई थी। उसने, जबकि डेरियस की सेना सिकंदर की सेना से बहुत अधिक थी, लेकिन सिकंदर के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी। दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ही सिकंदर अपने सैनिकों में एक जोश, जियल्स, उत्साह पैदा किया और वह अपने युद्ध नीति के कारण जो उसकी जो युद्ध शैली थी वह अद्वितीय थी। यह शैली अरस्तु के द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी, दी गई थी। इस प्रकार उसने पर्सिया के शासक डेरियस पर आक्रमण कर दिया और इसके सैनिक, कम सैनिक होते हुए भी डेरियस की विशाल सेना को वह पराजित कर दिया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब पर्सिया के शासक की सेना सिकंदर पर आक्रमण की तो सिकंदर जो युद्ध नीति थी वह अपने सैनिकों को पीछे कर लिया और सैनिकों की दो टुकड़ी जो लेफ्ट में, राइट में थी, उनको यह निर्देश दे रखा था कि जब उसके सैनिक आगे बढ़ेंगे तो आप लोग पीछे से उनके सैनिक पर अटैक कर देना। इस नीति के द्वारा जो राजा डेरियस था वह पराजित हुआ, उसकी सेना पराजित हुई और उसके राज्य पर सिकंदर अधिकार कर लिया और उनके डेरियस के पुत्री से इसने विवाह किया और उसके खजाने को लूट लिया और उसके खजाने को वहां के जनता में लुटा दिया। जनता सिकंदर के सपोर्ट में आ गई, समर्थन में आ गई। और लेकिन सिकंदर उनके संस्कृति, उनके कल्चर, उनके सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पैदा किया, अपितु उस संस्कृति को एडाप्ट भी कर लिया। इसीलिए यह जिन क्षेत्रों को विजिट करता था उनके धर्म का सम्मान करता था, उनके कल्चर का सम्मान करता था, उनकी पुत्री से विवाह किया, लेकिन उससे किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया कि आप ईसाई धर्म स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि सिकंदर ईसाई धर्म को मानने वाला था। तो यह सिकंदर की बड़ी दूरदर्शी और बुद्धिमत्तापूर्ण पॉलिसी थी, नीति थी। इसके बाद वह पर्सिया से, ईरान के क्षेत्रों से होते हुए वह भारत की तरफ आगे बढ़ा और बैक्ट्रिया के रास्ते आगे बढ़ा
और फिर खैबर दर्रे से भारतीय सीमा में प्रवेश किया। ओके, खैबर दर्रा जो उस समय अफगानिस्तान का क्षेत्र था। ओके, अब तो अफगानिस्तान अलग हो गया है, पाकिस्तान भी अलग हो गया है इंडिया से। तो अफगानिस्तान तक के जो क्षेत्र थे भारत के अधीन थे भारतीय राजाओं के। इस प्रकार खैबर दर्रे से होकर के भारतीय सीमा में वह प्रवेश किया और भारतीय सीमा में उसके समकालीन 3 राजा थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके समकालीन 3 राजा थे। पहला राजा सबसे उत्तर पश्चिम में था, राजा अंबी। यह तक्षशिला का राजा था। राजा अंबी तक्षशिला का राजा था। सिंध नदी के क्षेत्रों में इसका शासन था। इसके बाद दूसरा राजा पोरस था। राजा पोरस चेनाब और झेलम नदी के बीच का साम्राज्य इसका था और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में मगध जो था, मगध साम्राज्य का राजा नंद वंश का घनानंद था। यह 3 भारतीय राजा जो पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, सिकंदर के समकालीन थे, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहला राजा सिकंदर का जो सामना किया वह था राजा अंबी। तक्षशिला का राजा अंबी पर आक्रमण किया, लेकिन सिकंदर महान के आगे, सिकंदर के सेना के आगे राजा अंबी युद्ध करना अच्छा नहीं समझा। क्यों? क्योंकि सिकंदर की वीरता की कहानी राजा अंबी सुन रखे थे, इसीलिए यह सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिए और इस प्रकार तक्षशिला यानी राजा अंबी के राज्य पर सिकंदर का अधिकार हो गया और राजा अंबी ने सिकंदर का स्वागत किया, वेलकम किया और आगे के युद्धों में उनका सैनिक और आर्थिक सहायता करने का वचन दिया। यहाँ से सिकंदर आगे बढ़ता है और वह झेलम नदी के पास पहुंचता है, क्रॉस करता है और राजा पोरस पर आक्रमण करता है। लेकिन राजा पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। वह सिकंदर के वीरता की कहानी तो सुन रखा था, लेकिन राजा पोरस भी वीरता के साथ युद्ध लड़ा और वितस्ता नदी यानी झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, जिसे वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो वितस्ता का युद्ध राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच में हुआ और इस युद्ध में पोरस अंततोगत्वा पराजित अवश्य हुआ, लेकिन जब इसे युद्ध भूमि में पकड़ लिया गया घायल अवस्था में और सिकंदर महान के सामने पेश किया गया, लाया गया, तो सिकंदर इसके वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ, प्रभावित हुआ। सिकंदर ने कहा पोरस से कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राजा पोरस ने कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, ओके, तो एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा व्यवहार करिए। इस प्रकार सिकंदर पोरस से बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद इसका साम्राज्य वापस कर दिया। ओके, लेकिन यहाँ से यह आगे बढ़ना चाहता था मगध के क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि घनानंद के बारे में वह सुन रखा था कि पूर्व के क्षेत्रों में, भारत के उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में एक नंद वंश का राजा है, बहुत वीर है, बलशाली है और उसकी विशाल सेना है, वह वीर योद्धा है। लेकिन सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर दिए थे, इसलिए कि सिकंदर जब ईरान पर आक्रमण किया था, पर्सिया के राजा 334 से 330 ईसा पूर्व में, और भारतीय क्षेत्रों पर जब आक्रमण किया तो वह समय था 326 बीसी यानी ईसा पूर्व में। भारत के क्षेत्रों में कुल 19 महीने तक सिकंदर रहा। लेकिन इस बीच देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं कि भारत पर आक्रमण किया 326, 25, 19 महीने। ओके, लेकिन सिकंदर के सैनिक आगे बढ़ने से इनकार कर दिए थे। क्यों? क्योंकि बीमारी के कारण और सैनिकों को अपना देश, अपना राज्य, अपना घर यानी ग्रीस यानी यूनान छोड़े अधिक समय हो गया था, इसलिए वह अपने घर वापस लौटना चाहते थे और बीमारी के कारण बहुत से सैनिक सिकंदर के मर गए यानी मारे गए और फिर उसके सिकंदर का घोड़ा भी मर गया और बहुत से घोड़ों की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि बीमारी के कारण उस समय इतना जो मेडिकल है या फिर आप कह लीजिए चिकित्सा है इतना विकसित या इतना डेवलप नहीं था, जिसके कारण सिकंदर का घोड़ा भी यहाँ भारतीय सीमा में मृत्यु हो गई। बाउकेफला उसका नाम था, तो उसी के नाम पर यहाँ पर बाउकेफला नगर भी बसाया और सिकंदर ने निकाया झेलम नदी के किनारे एक निकाया नगर भी बसाया। निकाया नगर का मतलब होता है विजय का नगर यानी जीत का नगर।
तो 2 नगर सिकंदर बौकेफला और निकया नगर भी बसाया भारतीय सीमा में, यानी सप्त संधव प्रदेश में चेनाब नदी के पास। तो सिकंदर के सैनिक जब आगे बढ़ने से इनकार कर दिए तो सिकंदर अपने देश वापस जाने का निर्णय किया और वह झेलम नदी के किनारे होते हुए निचले सिंध नदी के किनारे होते हुए वह भारतीय सीमा में जो पाटन नामक स्थान था, पाटिन या पाटन नामक स्थान से होकर के गुजरा, यानी जाने का रास्ता तय किया। और बीच में कठ और सीवी, जो सिंध नदी के किनारे कठ और सीवी जो ट्राइबल थी, जनजातियां थी, वह सिकंदर के सेना का वीरता पूर्वक मुकाबला किया, लेकिन सिकंदर की सेना द्वारा अंततोगत्वा कठ और सीवी जनजातियों को या जातियों को पराजय होना पड़ा या पराजित कर दिया गया। इसके बाद सिकंदर सिंधु नदी के निचले मुहाने पर पाटन नामक स्थान से होकर के सेनाएं 2 भागों में यहीं से विभाजित हुई और फिर जेंड्रोसिया के रेगिस्तान से होता हुआ सिकंदर अपने देश वापस जाने का रास्ता तय किया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सिकंदर जब आगे बढ़ा तो जेंड्रोसिया के रेगिस्तान से होकर आगे बढ़ा तो बेबीलोन नामक स्थान पर 323 ईसा पूर्व में उसे बीमार पड़ता है, उसे फीवर आता है, बुखार आता है और इसी बेबीलोन नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जून 323 ईसा पूर्व में इस सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हो गई और वह अपने साम्राज्य पहुंच भी नहीं पाया। ओके, तो इतने वीर योद्धा, महान योद्धा जो 20 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने का दृढ़ निश्चय किया और उसके अपने समकालीन सभी राजाओं को नतमस्तक किया, लेकिन ईरान का एशिया माइनर के देशों पर आक्रमण किया, ईरान इराक के क्षेत्रों को विजित किया, आगे भारतीय सीमा में प्रवेश किया, लेकिन सिकंदर कहीं भी पराजित नहीं हुआ। लेकिन अंततोगत्वा सिकंदर को अपने सैनिकों का साथ नहीं मिला, इसलिए अपने देश पुनः वापस होना पड़ा और अंत में अपने देश भी नहीं पहुंच पाया। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। लगभग 32-33 वर्ष की उम्र में 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उस समय उसकी उम्र 32 अथवा 33 वर्ष रही होगी, क्योंकि 356 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार मात्र 32 वर्ष की उम्र में सिकंदर महान एक विश्व विजेता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार सिकंदर महान की जो इच्छा विश्व विजेता बनने की थी, वह इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। ओके, तो यह सिकंदर महान से संबंधित जो पॉइंट थे हम लोग डिस्कस किए, एक महान विजेता के बारे में। एक बार और आप लोग इसे देख लीजिए। जन्म इसका 356 ईसा पूर्व में, पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, वह मकदूनिया का शासक था और इसका गुरु अरस्तु था। 3 वर्ष की उम्र में इसके गुरु अरस्तु को नियुक्त किया गया। अरस्तु ने उसे शिक्षित किया और 10 वर्ष की उम्र में ग्रीस के क्षेत्रों को सिकंदर ने विजित करना प्रारंभ किया और उन क्षेत्रों को जीत करके अपने पिता के साम्राज्य में मिला लिया। और 20 वर्ष की उम्र में जब इसके पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु हुई तो फिर वह गद्दी पर बैठा। इसके बाद विश्व विजेता बनने की इच्छा उसने अपने गुरु के समक्ष प्रकट किया और गुरु ने आशीर्वाद भी दिया और सिकंदर एशिया माइनर के देशों को जीतना प्रारंभ किया और इन देशों को जीतने के बाद वह ईरान इराक के क्षेत्रों को विजित किया और इस पर्सिया के राजा डेरियस, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा था, उसे पराजित किया और फिर भारतीय सीमा में प्रवेश किया और भारतीय सीमा में राजा अम्भी, राजा पोरस को भी पराजित किया। लेकिन यहाँ से पुनः अपने देश वापस लौटा और भारत के क्षेत्रों में प्रवेश किया था 326 ईसा पूर्व में और मात्र 19 महीने भारतीय क्षेत्र में यह रहा, फिर यह वापस चला गया। अब यहाँ पर एक बात और है, एग्जाम से संबंधित बातें, कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। यह ग्रीस का राजा था, शासक था, रूलर था, यानी यूनान का, तो भारतीय क्षेत्रों पर प्रभाव क्या पड़ा। भारतीय क्षेत्रों पर यह प्रभाव पड़ा कि यह जो यूनानी कल्चर था, ग्रीक का कल्चर था, संस्कृति थी, उससे इस एशिया माइनर
और ईरान, इराक और भारतीय सीमा तक इस संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ और अन्य संस्कृतियों से भारतीय जो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जो ग्रीक संस्कृति आई, यूनान संस्कृति आई, वह उसकी देन सिकंदर महान को है। और सिकंदर महान के ही द्वारा जो वहाँ का कल्चर था, कला था, सामाजिक व्यवस्था थी, उससे भारतीय कल्चर यानी संस्कृत का संपर्क हुआ। हम भारतीयों के द्वारा जो ग्रीक की कला थी, सिक्के निर्माण की कला थी, उनके वेशभूषा, आभूषण थे, उन सभी को भारत संस्कृति द्वारा, भारतीयों द्वारा उसे एडॉप्ट किया गया और भारतीय कल्चर का प्रभाव ग्रीक पर भी पड़ा। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पहलू है वह है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हुई? क्योंकि यूनान से और भारतीय क्षेत्रों में व्यापारिक मार्ग खुल गया। सिकंदर के आने से एक रास्ता बन गया, मार्ग का निर्माण हुआ और उससे व्यापार, स्थल मार्ग से व्यापार में तेजी से वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार सिकंदर के भारत आक्रमण से दोनों देशों के बीच में संस्कृत का आदान प्रदान हुआ। व्यापार पश्चिम के देशों से, पाश्चात्य देशों से व्यापार में वृद्धि हुई, व्यापारिक और आवागमन का संचार बढ़ा। तो यह थे सिकंदर के भारत पर आक्रमण और उसका परिणाम। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।